स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आइए आज एनसीईआरटी 9th है ना, चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, जलवायु के बारे में, है ना। रीड करते हैं एनसीईआरटी को, है ना। आपको यहाँ पे नोट्स नहीं बनानी है, पहले रीड करना है ना। नोट्स हम बनाएंगे जब मैंने बनाया हुआ जब डालेंगे चैप्टर वाइज, यानी एनसीईआरटी 9th क्लास का पूरा चैप्टर एक साथ, पूरा यानी एक 9th का जो एक क्लास है 9th क्लास का एक पीडीएफ, मतलब एक में कर देंगे पीडीएफ में। 6 का एक जगह, 7th का एक, 8th का एक, इस तरह से बना के जब उसको डालेंगे तो आप, है ना, तो आपको मिल जाएगा। अभी सिर्फ रीड करते हैं ना, आइए देखते हैं, है ना। तो ये 2025 का ये लास्ट है ना, आज 31 दिसंबर 2025 है और समय की अगर हम बात करें अभी तो 10:48 है ना। तो आज आखिरी रात है 2025 का, है ना। इसके बाद जो 2026 एक नए साल की शुरुआत होगी, है ना, जनवरी मंथ के हिसाब से, है ना। चलिए एक जोश के साथ शुरुआत करते हैं 2025 का ये लास्ट वीडियो। उसके बाद फिर जनवरी, फिर 2026 से कल से कंटिन्यू होगा, है ना। मिलते हैं। पिछले अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों, लैंड फॉर्म्स एवं अफवाह यानी ड्रेनेज के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को, है ना, समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये ही हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में, एटमॉस्फेरिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊन वस्त्र क्यों पहनते हैं, तो मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, इसके बारे में कह रहा है। अगर अभी जैसे अभी ठंडी है, आप क्या कहते हैं, व्यवहारिक चीज़ों को अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए कि अभी ठंड क्यों हो रही है। उसके बाद फिर गर्मी हो जाएगी, फिर बरसात का मौसम आएगा, तो किस तरह का क्लाइमेट, है ना, एटमॉस्फेरिक सिस्टम है, क्लाइमेट किस तरह से चेंजेस होते हैं, है ना। क्या जो हमारा इक्वेटर है ना, नॉर्दर्न पोल में क्या है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है ना। तो ज्योग्राफी क्या है, एक साइंस का विषय है ना। अगला देखते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, क्या कहता है, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्थाओं को, विविधताओं के कुल योग को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। जब हम, है ना, जब बोलते हैं कि आज का क्या है कि अभी बारिश होने वाली है, कल सुबह धूप होगी, तो हम अनुमान क्या किसके बारे में बोल रहे हैं, तो हम वेदर के बारे में बात कर रहे हैं, मौसम के बारे में। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, है ना, पहले ज़माने के लोग अगर किसी के पास आप बैठते होंगे तो बोलता है कि पहले यहाँ पे 10 साल पहले ऐसे हुआ करता था, 20-40 मौसम में बारिश हुआ करती थी, है ना। तो वो कहीं न कहीं वो किस चीज़ों के बारे में बोल रहा है कि अब सूखा पड़ रहा है, तो वो क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, जलवायु के बारे में बात कर रहा है ना। ये देखते हैं। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे है तापमान है, टेम्परेचर, वायुमंडलीय दाब, है ना, एयर प्रेशर जो है ना, वायुमंडलीय दाब में एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, उसके बाद पवन विंड के बारे में बात कर रहा है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कैसा है, वहाँ वर्षण एक ही होते हैं क्या, वर्षा किस प्रकार का है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, असमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्षा को ग्रीष्म या शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जाता है ना। विश्व के अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, तथा ऐसे इस संबंध में अध्याय में पढ़ेंगे, है ना। आइए देखते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। कौन सा भाषा से लिया है, अरबी शब्द से लिया गया है। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना, मौसम के अनुसार परिवर्तन होना। आइए जरा देखते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कैसी जलवायु कहा जाता है, मौसम वाली। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। सामान्यतः प्रतिरूप मतलब मॉडल में लगभग एकरूपता होते हुए, है ना, देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता है। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान वर्षण को लेकर देखेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता होती है, किस तरह से डिफरेंशिएट करता है। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे और नॉर्थ ईस्ट में और अरुणाचल प्रदेश की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना, कहीं नहीं होती है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल के कुछ स्थानों तक तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है।
सर्दी की रात में जम्मू एंड कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है ना? अभी अब बताइए पूरा ठंडी है, लेकिन हमारी इंडियन टीम वुमेन्स टीम है जो 5वां T20 मैच खेला गया तिरुवनंतपुरम में, है ना? बताइए वहाँ नॉर्मल है ना, टी-शर्ट पहन के क्रिकेट को खेला गया, तो अब क्या कारण है ना? इस तरह की क्लाइमेटोलॉजी है ना? तो ये व्यवहारिक चीज़ों को आप समझिए, है ना? ये देखते हैं, कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात या नीचे की गिर गिर मतलब राजस्थान का गिर एरिया 15 से डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार द्वीपों में दिन रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा, है ना, क्वांटिटी एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में, ग्लेशियर के रूप में होता है ना? ये देखते हैं, शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर तक से कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून सितंबर में तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतु अनिष्ट अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। भिन्नताएं लोग के जीवन की विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। यहाँ पे दिया गया देखिए, असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं, है ना? तराई क्षेत्र गोवा और मंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? राजस्थान में घरी दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? इस तरह से बताया गया है। अब देखिए, जलवायु नियंत्रण के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए 6 प्रमुख कारक है। कितने कारक है? 6 प्रमुख कारक। देखते हैं, पहला क्या है? अक्षांश, है ना, लैटिट्यूड की बात कर रहा है, लॉन्गिट्यूड की बात, फिर तुंगता ऊंचाई, है ना, एल्टीट्यूड की बात कर रहा है, फिर वायु दाब जो एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक का जो एयर प्रेशर है उसके बारे में, उसके बाद फिर विंड पवन की बात कर रहा है, पवन तंत्र के बारे में, समुद्र से दूरी, सी ऑफ डिस्टेंस, समुद्र से कितनी दूरी है, महासागरीय धाराएं, ओशन करंट की बात कर रहा है, और उसके बाद उच्चावच, हमारी जो भारत की जो स्थलाकृति है, जो टोपोग्राफी रिलीफ सिस्टम है, यानी कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं भी अगर नॉर्थ में जाए तो वहाँ हिमालयास पाए जाते हैं, अगर बीच में आ जाए तो पठारी हिस्सा है। नॉर्थ उसके जस्ट साउथ में अगर हम चले जाएं तो क्या है? बंगाल की खाड़ी है ना, इंडियन ओशन है, तटीय वाला एरिया, वेस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है ना, मैदानी एरियाज है ना, डेजर्ट वाले एरियाज है ना। तो ये क्या है? इसी को बोलते हैं टोपोग्राफी, है ना, रिलीफ। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत से ध्रुवों की सामान्यता घटता जाता है। ये क्या कहा है कि विषुवत यानी विषुवत का मतलब हुआ कि इक्वेटर की बात कर रहा है। जब हम पोलर एरियाज की बात हम तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो वहाँ क्या हो जाएगा? सामान्य घटता जाएगा, क्योंकि जो हमारा सन है, मान लीजिए मेरा सन है ना, यहाँ ये सन है ना, और ये क्या है? पृथ्वी है। यहाँ से जो डायरेक्ट रोशनी आएगी इक्वेटर पर आएगी, ये पोलर एरियाज हो जाएगा। यहाँ से जब विषुवत से जब हम पोलर एरियाज की जाएंगे तो घटता जाएगा, इसकी बात कर रहा है ना। आइए जरा देखते हैं यहाँ पे, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है ना, तो वायुमंडल में सघनता कम होती है, डेंसिटी कम हो जाती है और तापमान घट जाता है, टेम्परेचर क्या होता है? घट जाता है। इसलिए पहाड़ी गर्मियों के मौसम में ठंडी होती है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार का यह तापमान वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्र से दूरी बढ़ता है, ये प्रभाव कम होता जाता है। ये एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, यानी गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक ठंडी कहते हैं। अब आते हैं महासागरीय धारा, ओशन करंट। समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी धाराएं बहती है, वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर, तब वह गर्म या ठंडा हो जाएगा। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे क्यों स्थित है? अंत में क्या है? अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच रिलीफ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने की वायु के
रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तथा ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवनोन्मुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। आइए देखते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश की बात। कर्कवृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम, है ना, से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, ट्रॉपिकल एरियाज हैं। कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण, जो ऊपर वाली भाग है वो क्या है, सब ट्रॉपिकल वाला एरियाज है। इसलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। अब ऊंचाई की बात है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश के बाद ऊंचाई। भारत के उत्तर में अगर हम जाएं नॉर्थ में, तो हिमालय पर्वत, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को, है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। बताइए, अगर इस टाइम में जिस तरह से ठंडी हो रही है, अगर हिमालय नहीं होता तो जो साइबेरिया वाली जो मैदान आपको दिखाई देते हैं, मंगोलिया वाले ईस्ट में वाले पार्ट में, है ना, तो आपको ये भी उत्तर प्रदेश में, बिहार के एरियाज में दिखाई देते हैं ना। पर्वत के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंडी कम पड़ती है। वायु दाब एवं पवन के बारे में। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं को संचालित करती है। वायु दाब एवं धरातलीय पवन है। ऊपरी वायु परिसंचरण, है ना, वायु की जो विंड की जो सर्कुलेशन है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, जिसको ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, जिसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली बोलते हैं, है ना, पश्चिमी विक्षोभ जिसको बोलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अगर अभी ईरान की तरफ से मेडिटेरियन सी से वो जो वायुमंडल है वहां से उठते हुए, है ना, हवा के रूप में अभी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट वाला जो स्टेट है पंजाब, उसमें भी बारिश कराएगी, है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, जिसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों, क्या कहा, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट व्यापारिक पवनों, ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है ना। पवन उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी और विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि यह स्थलीय भाग, है ना, पर उत्पन्न होती है एवं बहती है। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, ऐसा नहीं। आइए अब देखें कोरियोलिस बल क्या है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं, है ना। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी यार, तो नॉर्थ गोलार्ध में क्या है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे दाहिनी और साउथ साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी, है ना। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। ये देखते हैं। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर पूर्व में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्रों के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया, है ना, एशिया के आंतरिक उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिन में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या है ना, पवन की जो डायरेक्शन है चलती है ना। स्थिति हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सबकॉन्टिनेंट में परिस्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोस्ट महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है ना। इस प्रदेश में पूरी वायु परिसंचरण पश्चिम प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का मुख्य घटक क्या है, जेट धारा है, जेट स्ट्रीम है ना। जेट धाराएं क्या लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय, है ना, सब ट्रॉपिकल है ना, सब ट्रॉपिकल, है ना, पश्चिमी जेट, है ना, धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु से छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर पूर्व, उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ आते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। गर्मियों की सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय में के उत्तर में चली जाती है एवं पूर्वी जेट धारा, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहते हैं, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में प्रभावित होती है। आइए जरा देखते हैं जेट धारा यहाँ पे क्या दिया गया है। ये एक संकरी पट्टी में स्थित व क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग-अलग जेट धाराओं को पहचाना गया, उनमें से सबसे स्थिर मध्य अक्षांश एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा है।
उसके बाद है पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ क्या है? सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले है ना, यहाँ पे दिया है ना, मेडिटेरियन सी से आने वाले क्षेत्र पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। ये प्राय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में आते हैं, अतः ये पूरी प्रवाह के भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों को उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में सुना होगा, है ना? देखिए यहाँ पे देखिए किस तरह से दिया गया है मैप के थ्रू। देखिए ये है तिब्बत का पठार, है ना? देखिए विचरण क्षेत्रीय पैसिफिक ओशियन है ना? यहाँ पे हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर है ना? यहाँ पे 30 डिग्री है ना, ये दिया है। धरातलीय पवनों के बारे में दिया है, जैसा देखिए, और पोस्ट पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट में इसके बारे में इस तरह से दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी के महीने के दौरान की मौसम की स्थिति देखिए कैसे दिया है ना? यहाँ पे हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है ना? यहाँ पे देखिए किस तरह से चली जाती है, और ये विषुवत है, इक्वेटर वाली लाइन है, और ये ऊपर में जस्ट कर्क है यहाँ पे, है ना? पैसिफिक ओशियन है यहाँ पे। उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम, उष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, धरातलीय पवनों के बारे में दिया गया है ना? तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए जरा, इस महीने में यहाँ पे जो दिया है तो क्या है कि स्थल से है ना समुद्र की ओर हवा चलती है, विंड चलती है, इस डायरेक्शन में चलेगी, है ना यहाँ पे। लेकिन अगर इसमें अगर आप देखिए यहाँ पे ओशन से है ना स्थलमंडल की ओर चलती है, तो दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, बंगाल की खाड़ी वाली इस एरिया में, इधर बंगाल की खाड़ी में। अभी और चित्र के थ्रू दिखाया गया होगा, आज देखते हैं। आइए भारतीय मानसून के बारे में अब यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना? भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों में सबसे पहले एक मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने, उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ, है ना? चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया, है ना? ये देखते हैं, मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 से उत्तर इससे दक्षिण के बीच होता है। मानसून की प्रक्रिया के बारे में दिया, स्तन तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी मतलब डिफरेंशिएट प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, विंड चलती है हाई प्रेशर से कहाँ पे चलती है, लो प्रेशर की ओर चलेगी, है ना? तो हाई प्रेशर से यहाँ पे लो प्रेशर की ओर चलेगी। बी में क्या कह रहा है, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में यानी स्थल ठंडे दिनों की बात हो रही है यहाँ पे। गर्म ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण, है ना, अंत उष्णकटिबंधीय ITCZ की बात कर रहा है ना, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की स्थिति में गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है ना? ये विषुवत गर्त जो प्राय विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है, इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व से लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र है। इसमें उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति में तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर, है ना, तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु, है ना? ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है क्या? वर्टिकल, ऐसी वाली लंबी वाली, ऐसी इसको वर्टिकल वाली बोलते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। धाराओं एवं उच्च दाब हाई प्रेशर का निर्माण करता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। अंत उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र क्या है देखते हैं। ये विषुवत अक्षांशों में विस्तृत गर्त न्यून दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह विसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य का आभासी गति के साथ साथ ये उत्तर दक्षिण की ओर खिसकता है ना? आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय के पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय के पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर
हिंद महासागर की तुलना में नील दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। हिंद महासागर, ताहिती, प्रशांत महासागर, ये अक्षांश से डिग्री दिया हुआ है कि दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है ना। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून है ना। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा है, वह एक लक्षण है, एक गर्म समुद्री जलधारा है ना, जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रति 1, 2 या 5 वर्ष के अंतराल पेरू के तट से होकर बहता है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से, इसलिए इस परिघटना को एल्सो है ना, एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो क्या है, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी है, टेम्पोररी तौर पर गर्म है ना, वो वार्म जलधारा है ना, वाटर मॉइस्चर करंट है, जिनके विकास को एल नीनो के नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है, कैसा शब्द है, स्पेनिश शब्द है, इसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है, एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ावा देती है, उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल करा देती है। मानसून का आगमन एवं वापसी के बारे में हम देखते हैं। व्यापारिक पवन जो ट्रेड विंड्स होते हैं है ना, विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, रेगुलर नहीं है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों तक के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा से अचानक वृद्धि हो जाती है, लगातार कई दिनों तक की जारी रहती है। इसे मानसून का फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर में प्रवेश करता है। इसके बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचता है ना। ये एक तीव्र गति, बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता की आगे और बढ़ती है ना। जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम की गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर है ना, सौराष्ट्र कच्छ के कारण देश के मध्य भाग में भारत में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा बंगाल की खाड़ी दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भारत आपस में मिलती जाती है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश में देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है ना। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाती है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून का वापसी हो जाता है ना। अगर द्वीपों पर मानसून का सबसे पहली वर्षा होती है क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी का क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश के शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है ना। आइए आप देखते हैं ऋतुओं के बारे में। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप मॉडल है। यह एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होता है। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती है। अपने आप क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं। भारत में मुख्य 4 ऋतुओं की पहचान की जा सकती है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। शीत ऋतु के बारे में देखते हैं। उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग है ना, भी देखते हैं चित्र में बाद में। दिसंबर एवं जनवरी से सबसे ठंडे महीने होती है। तापमान है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। पूर्व तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि उत्तरी मैदान में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रात ठंडे होती है। उसमें उत्तर में तुषारपात, सामान्य हिमालय के ऊपर ढालों पर हिमपात होता है, स्नोफॉल होता है।
इस ऋतु में देश में उत्तर-पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। कौन-सी नॉर्थ ईस्ट है ना, ट्रेड विंड्स चलती है। ये स्थल समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तटों पर होती है क्योंकि यहाँ पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। समुद्र से क्या होती है? ओशन से स्थल की ओर होती है। देश के उत्तरी भाग में जो कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, इसमें हल्की पवनें क्षेत्र से भाग बाहर और प्रभावित होती है। उच्च आवाज से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम में से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। शीत ऋतु में उत्तर मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर-पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का यह अंतर्वाह है ना, विशेष लक्षण यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न करती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यक होती है, आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, कुल मात्रा कम होती है लेकिन यह रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में यहाँ भी तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु में देखते हैं क्या है। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है ना। ताप पट्टी स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए हैं, है ना। यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे परिसंचरण के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, मूसलाधार वर्षा होती है ना, वृष्टि भी होती है। वैशाखी के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है ना। केरल में प्राय पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है, इसके कारण आम जल्दी पक जाती है, इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आकर्षित करता है। दक्षिणी पूर्व व्यापारिक है ना, पवनें दक्षिण समुद्र के उपोष्ण है ना, कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर होकर गुजरती है, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत वेलोसिटी से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर मानसूनी पवनें देश के शेष लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह प्रभावित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पूर्वोन्मुखी भागों में भारी वर्षा होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ियों के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मालसेराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है ना। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है ना। आइए देखते हैं इधर मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है ना? वर्षों में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र और शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं, है ना। आर्द्र और शुष्क दोनों होता है। दूसरे शब्दों में मौसमी वर्षा एक समय के कुछ दिनों बाद तक होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होता है। इसमें वही कटिबंधीय निम्न दाब के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर भी कुछ खास है नहीं, आप रीड कर सकते हैं। मानसून की वापसी के बारे में देखते हैं। परिवर्तनीय मौसम अक्टूबर-नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गति उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे-धीरे उच्च दाब प्रणाली स्थान ले लेती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे-धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर में प्रारंभ मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। इन दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी में सुहानी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र है, उच्च तापमान है ना, आर्द्रता एवं अवस्था ह्यूमिडिटी के कारण दिन का मौसम असहज हो जाता है। फिर की बात करता है, ये क्या कहा है मौसिनराम। मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। स्टेलेक्माइट या स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये गुम्फित गुफा इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्कुल इस तरह से एक गुम्फित गुफा। यहाँ से जो टकराने के बाद उधर बाहर नहीं जा पाती है, इसकी वजह से बार बार बारिश नहीं होती है ना। आइए जरा देखते हैं यहाँ पे
नवंबर के प्रारंभ में उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरित चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होती है ना? तो ये सारे चित्रों के बारे में भी बात करते हैं। ये ज़रा देखते हैं कुछ सवाल है क्या? यहाँ पे देखिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेश अक्सर चक्रवात में आते हैं, है ना? जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति होती है। चक्रवात उड़ीसा, है ना, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाती है। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा ही चक्रवातों के अवदाबों से होता है। वर्षा का वितरण यहाँ पे दिया है। पश्चिमी तट के भाग एवं उत्तर-पूर्वी भारत में नॉर्थ ईस्ट में 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान एवं तटीय पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है ना? फिर यहाँ पे देखिए कश्मीर की बात कर रहा है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा भिन्नता होती है। राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी क्षेत्र घाटों में वृष्टि छाया प्रदेशों पर पाई जाती है। अतः अधिक वाले क्षेत्रों में बाढ़ अधिक सूखे आती है, जहाँ निम्न वाले क्षेत्रों में है ना, सूखे की आशंका बनी रहती है। इसकी बात कर रहा है। मानसून एकता का परिचायक, है ना? यहाँ देखिए क्या दिया। आपने पहले ही पढ़ चुकी हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर उच्च तापमान बना रहता है, बिल्कुल हाई टेम्परेचर बना रहता है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में जो पेनिनसुलर पठार है, तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी हो पाती है और न ही अधिक समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशा में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीपीय मानसून की एकता प्रभाव ही अस्पष्ट है। पवन की दिशाओं, ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्रों का एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितता तथा उसका असमान वितरण मानसून की एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका एक कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उसके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन, है ना, की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान, कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाते हैं। संपूर्ण देश एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियों में जिन जलों का संवहन कन्वेक्शन करता है, उन्हें भी एक नदी घाटी का इनाम दिया गया है। नीचे दिए गए स्थानों पर किस स्थान विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, ये बात कर रहा है मोसीराम की, है ना? इस तरह से आपको बताना है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों में से क्या कहा जाता है? ग्रीष्म में उत्तरी मैदानों में बहने वाली उनको से क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवनें को बताना है। काल वैसाखी कहाँ पे कहते हैं, लू किसको बोलते हैं? निम्न में से कौन सा कारण भारत से उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ, है ना? तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको बनाना है ऐसे सारे सवाल। ये सारी चीज़ों को जब आप सॉल्व कीजिए मैप के थ्रू, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपको ज्योग्राफी में आएगा, है ना? इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी को रीड करने के लिए। भारत में मानसून का आगमन में से कब होता है, तो आपको बताना है। इनमें से कौन सा भारतीय शीत ऋतु की विशेषता है, ये भी बताना है ना? और ये सारी चीज़ों को बनाना है ना? यहाँ पर देखिए किस तरह से आइए अब मैप के थ्रू देखेंगे यहाँ पे क्या क्या छुटा है मैप में। देखिए भारत का वर्षा के बारे में दिया है ना, किस एरियाज में 400 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होती है। देखिए 400 से अधिक के बारे में बात है, तो ये जो एरियाज है सबसे ज़्यादा बलून, ये है वेस्टर्न घाट। ये क्या है आपका वेस्टर्न घाट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है 400 सेंटीमीटर से अधिक। और ये नॉर्थ ईस्ट, यहीं पे आपका मोसीराम, है ना? ये नॉर्थ ईस्ट का ये वाला रीजन यहाँ पे है ना, ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में एक माउंटेन्स एरिया है, यहाँ पे यहीं गुमफित घाटी जिसको बोलते हैं, इस तरह का एरिया है ना? तो ये यहाँ से बाहर नहीं जा पाती है, टकरा के फिर से बारिश करती है। तो नॉर्थ ईस्ट का ये वाला रीजन, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 से 400 के बीच में फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर भी है ना। उसके बाद है 100 से 200 सेंटीमीटर, अगर हम देखें 100 से 200 सेंटीमीटर पूरा ये एरिया, यहाँ पे देखिए ये एरिया क्या है, पूरा 100 से 200 सेंटीमीटर भारत का मैप की तरफ बनाइए। 60 से 100 सेंटीमीटर देखिए, 60 से 100 सेंटीमीटर वाला ये भारत का ये पूरा एरियाज है यहाँ पे, है ना? उसके बाद 40 से 60 सेंटीमीटर के बारे में दिया है ना? कहाँ है 40 से 60, अगर हम बात करें तो ये वाले एरियाज हैं कुछ, है ना? 20 से 40 अगर बात करें तो पूरा प्लेन एरिया है। 0 से 20 ये राजस्थान का एरिया, डेजर्ट एरिया है।
यहाँ पर नहीं होती और यहाँ पर भी नहीं होती। लद्दाख वाला रीजन है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। अगर भारत की अगर बाउंड्री के बारे में हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे नेपाल के साथ सीमा है, जस्ट यूपी बिहार के साथ है ना, हालांकि उत्तराखंड के साथ भी है। और ये भी देखिए यहाँ पे चाइनीज है, लद्दाख यहाँ पाकिस्तान है, वेस्ट में ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, म्यांमार है ना। और कर्क रेखा देखिए भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको कमेंट करके जरूर बताना। और ये श्रीलंका है, यहाँ पे स्टेट है, स्टेट का नाम क्या कमेंट करके बताइए। लक्षद्वीप है ना भारत के, हाँ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। या लक्षद्वीप की है ना कैपिटल बताना है आपको, प्रशासनिक कैपिटल। यहाँ पे एक मैप और दिया है, मौसम में दिया है, ये तो वर्षा वाला आपने देखा भी है। 19 सितंबर में किस तरह का मौसम होगा यहाँ पे दिया गया है मैप के थ्रू। और ये देखिए मानसून का अंत देखिए कहाँ पे खत्म होगा, है ना। 15 दिसंबर आके यहाँ पे, फिर यहाँ तिरुवनंतपुरम में 1 दिसंबर आ जाएगा। 15 नवंबर यहाँ आ जाएगा बंगलोर की तरफ, 1 नवंबर यहाँ, यहाँ से इस तरह से अक्टूबर से यहाँ तक आ जाएगा, है ना। इस तरह से रीजन में दिया गया है। देखिए यहाँ पे जितने भी स्टेट है उसके कैपिटल्स दिए गए हैं, यहाँ से भी आप उठा सकते हैं, है ना। और भी कुछ छोटा ये आगमन है मानसून का, है ना। देखिए आगमन का समय क्या है, 1 जून है। 1 जून यहाँ हो जाएगा, 5 जून में यहाँ तक आ जाएगा। 5 जून के बाद फिर आपको देखिए 5 जून यहाँ पर भी है ना। उसके बाद आ जाएगा 10 जून, किस तरह से 15 जून, है ना। उसके बाद 1 जुलाई, 15 जुलाई, इस तरह से ये मानसून का आगमन का समय है ना। और भी कुछ छूटा है कि मैं जरा देखते हैं, नहीं छूटा है ना। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसको इस तरह से शॉर्ट नोट से बनाना है। अब शॉर्ट नोट से आप बार बार रीड कीजिए, मैं शॉर्ट नोट से बनाऊंगा तो डालूंगा, या बना भी सकते हैं। मैं आपका अगर प्रयास है आपके साथ ना आपने किया है तो मैं ये ठीक है 9th अब 8th में कुछ चैप्टर छूटे हैं, 8th को भी कंप्लीट करना है, तो 9th को पहले कर लेते हैं कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।